एक कल्पना करके देखिए, सोचिए कि कोई एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी के बीचों बीच खड़ा है। मतलब चारों तरफ हजारों किताबें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो सारी किताबें किसी ऐसी लिपि में लिखी हैं जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। अच्छा, यानी लैंग्वेज अननोन है। हाँ, बिल्कुल। आप उन किताबों की बाइंडिंग देख सकते हैं, उनके पन्ने महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो ज्ञान है ना, वो किसी काम का नहीं है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के डिजिटल युग में हमारी हालत एग्जैक्टली ऐसी ही है। सही बात है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है, लेकिन उस कच्चे डेटा को, उस शोर को असल ज्ञान में कैसे बदला जाए, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही चुनौती आज के इस डीप डाइव का मेन फोकस है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन इस बात की तह तक जाना है कि इंसान का दिमाग असल में नई जानकारी को डीपली सीखता कैसे है, उसको प्रोसेस और स्टोर कैसे करता है। और इसको समझने के लिए हम आज दो बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। राइट। और वो सोर्सेज वाकई कमाल के हैं। हाँ, तो पहला है ए खताना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर मॉडल, जो बेसिकली हमें सीखने का एक बहुत ही मेजरेबल फ्रेमवर्क देता है। और दूसरा सोर्स है द आर्किटेक्टोनिक्स ऑफ कल्चर, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण यानी ह्यूमैनिटीज के जो एनालिटिकल थ्योरीज हैं उनको खोलता है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। इन दोनों को जोड़ने का जो रीजन है वो बहुत ही दिलचस्प है। अगर खताना के लर्निंग मॉडल को एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर मान लिया जाए ना, तो जो ह्यूमन कल्चर और हिस्ट्री है, यानी जो ह्यूमैनिटीज का फील्ड है, हाँ, वो सबसे कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसे हमें इस सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोसेस करना है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। तो जानकारी को पचाने का जो मैकेनिज्म है उस पर आते हैं। अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पढ़ाई एक पैसिव चीज है, मतलब किताब पढ़ी, लेक्चर सुना और हो गया ज्ञान हासिल, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। खां तकाना का जो मॉडल है वो इसे कंप्लीटली एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखता है, एक लूप बेस्ड सिस्टम। अच्छा, लूप बेस्ड सिस्टम, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ये मॉडल पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर पर काम करता है। ये कोई लीनियर या सीधी रेखा वाली पढ़ाई नहीं है कि आगे बढ़ते गए और पीछे का भूल गए। ये एक सीक्वेंशियल लूप है, लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस। यानी पहले सीखें, फिर उसका इवैल्यूएशन करें, उसको मजबूत करें और तभी आगे बढ़ें। तो बिना टेस्ट किए आगे बढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस पूरे मॉडल की धुरी यही है कि ज्ञान के हर एक छोटे हिस्से को आगे बढ़ने से पहले परखना जरूरी है। अगर हम सिर्फ पैसिव होके पढ़ते हैं ना, तो दिमाग उस जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है और फिर डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि दिमाग को लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन जब हर कदम पर टेस्ट जुड़ता है, तब दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ये जानकारी सिर्फ शोर नहीं है, ये सर्वाइवल या किसी काम के लिए जरूरी है, इसलिए इसे न्यूरल नेटवर्क में डीपर लेवल पर स्टोर करना पड़ेगा। अब इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बन रही है। यहाँ जो लर्निंग है ना, वो उन ईंटों की तरह है जिन्हें हम एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और खाना का जो टेस्ट एंड स्कोर वाला हिस्सा है, वो एक्चुअली उस सीमेंट की तरह काम करता है। अगर कोई सिर्फ ईंट रखते हुए दीवार खड़ी कर दे और ये चेक ही ना करे कि सीमेंट ठीक से सेट हुआ भी है या नहीं, तो दीवार गिर जाएगी। एग्जैक्टली, वो पूरी बिल्डिंग अपने ही वजन से ढह जाएगी। सही कहा। और उस सीमेंट को सही से सेट करने के लिए ही इस मॉडल को 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है। ओके। सबसे पहले आता है लेवल 1, जिसे फाउंडेशन कहते हैं। इसका मेन गोल किसी भी नए विषय की एक बेसिक स्पेशल या स्थानिक समझ बनाना है। स्पेशल समझ मतलब चीजों के बीच का कनेक्शन देखना। यहाँ पर नोटबुक, LM जैसे AI टूल्स का यूज करके लंबी फाइल्स की समरीज बनती हैं और सबसे जरूरी माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स बनाए जाते हैं। वेट, यहाँ माइंड मैप्स पर थोड़ा रुकते हैं। मतलब किसी टॉपिक को सीधा टेक्स्ट में पढ़ने के बजाय उसको माइंड मैप में क्यों बदला जाए? इसका क्या न्यूरोलॉजिकल रीजन है? बहुत सॉलिड रीजन है इसका। हमारे जो इंसानी दिमाग है ना, वो टेक्स्ट की लंबी लंबी लाइंस पढ़ने के बजाय विजुअल और स्पेशल रिलेशंस को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। अच्छा, देखिए, जब किसी कंसेप्ट को माइंड मैप में रखा जाता है तो दिमाग लिटरली ये देख पाता है कि एक कंसेप्ट दूसरे से कैसे जुड़ा है। ये एक तरह का मेंटल GPS मैपिंग है। ओह वाओ, मेंटल GPS। और सबसे अहम बात,
इस नींव को बनाने के तुरंत बाद छोटे क्विजेज या फ्लैश कार्ड से एक इनिशियल रिकॉल टेस्ट लिया जाता है। और ध्यान रहे, ये कोई हाई स्कोर लाने के लिए नहीं होता। तो फिर किस लिए होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि दिमाग उस जीपीएस राउट को वापस ट्रेस करे, उस रास्ते पर दोबारा चलने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। हाँ, तो ये रटना नहीं हुआ, ये बेसिकली दिमाग के उस रास्ते को चौड़ा करना हुआ जहां से वो इन्फॉर्मेशन गुजर रही है। बिल्कुल। उसके बाद आता है लेवल 2, और मुझे लगता है एक्टिव लर्निंग का ये फेज इस मॉडल का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि यहां बात अब सिर्फ याद रखने से आगे बढ़ चुकी है। अब फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर है। इसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, इंटरैक्टिव चैट्स और टारगेटेड सवालों का यूज होता है। और यहीं पर ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो साइंस है वो दिखता है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एआई आपके लिए सारा काम कर देगा। हाँ, वरना वो तो वापस पैसिव हो गया। एग्जैक्टली। इस लेवल पर एआई सिस्टम प्रॉम्प्ट्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो यूजर के सामने चैलेंजेस पेश करें। कैसे चैलेंजेस? जैसे जब कोई अनमाइंड मैप नोड्स पर एआई से चैट करता है ना, तो एआई ये नहीं पूछता कि ये फैक्ट क्या है, बल्कि वो पूछता है कि ये फैक्ट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कैसे होगा। ओह अच्छा, यानी एप्लीकेशन बेस्ड। हाँ, तो ये प्रोसेस एक इंसान को चुपचाप सुनने वाले से हटाकर एक एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। मतलब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो प्रॉम्प्ट्स एक तरह के कॉग्निटिव वेट लिफ्टिंग टूल्स बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो दिमाग से कसरत करवाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन अप्लाई हो सके, और जब ये वेट लिफ्टिंग हो जाती है तब लेवल 3 यानी मास्टरी का दरवाजा खुलता है। सही बात है। मास्टरी, जिसमें बताया गया है कि ज्ञान को एक नए फ्रेमवर्क में ढालना आना चाहिए, जैसे कि ब्लॉग लिखना या क्वेश्चंस खुद जनरेट करना। देखिए, मास्टरी का असली टेस्ट ही सिंथेसिस है। अगर कोई सिर्फ पढ़ी हुई चीज को वैसे का वैसा बोल दे तो मेमोरी हुई ना। हाँ, वो सिर्फ मेमोरी का डिस्प्ले है। लेकिन जब वो इंसान उस इंफॉर्मेशन को तोड़कर एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट लिखना या खुद Q&A बनाना, तो वो ये प्रूव कर रहा है कि उसने उस कॉन्सेप्ट के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को, उसके कोर को समझ लिया है। ये लेवल स्पेसिफिकली कमजोरियों को आइडेंटिफाई करने और गैप्स को भरने पर फोकस करता है। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल कॉग्निटिव लूप है। अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। ओके। इस लूप को एक कदम और आगे ले जाते हैं। जब हमारे पास नॉलेज को डीकोड और रीस्ट्रक्चर करने का इतना सॉलिड टूल आ गया है ना, तो क्यों ना इसे दुनिया के सबसे भारी और अमूर्त डेटा सेट पर अप्लाई किया जाए। और वो डेटा सेट है ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी कल्चर, जिसे हम कॉमनली ह्यूमैनिटीज कहते हैं। द आर्किटेक्टोनिक्स ऑफ कल्चर, जो हमारा दूसरा सोर्स है, वो इसे सिर्फ इवेंट्स की एक टाइमलाइन की तरह नहीं देखता। नहीं, वो डेफिनेशन बहुत अलग है। हाँ, उसमें ह्यूमैनिटीज को लोगों की कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियों के अध्ययन के रूप में डिफाइन किया गया है, वो भी उनके हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये जो डेफिनेशन है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे? क्योंकि ये हमें बताती है कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा युद्ध कब हुआ या किस राजा ने कब शासन किया। राइट, डेट्स और नाम से आगे की बात। हाँ, ह्यूमैनिटीज उन फिजिकल और नॉन फिजिकल आर्टिफैक्ट्स का डेटाबेस है जो ये बताता है कि उस वक्त के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, उनका इस यूनिवर्स को देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था। लेकिन यहाँ एक नेचुरल सा पुशबैक आता है दिमाग में, मतलब एक चैलेंज है जो लोग सोच सकते हैं। क्या? आज हम एआई, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग के दौर में बैठे हैं। हम इतनी तेजी से फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे में हजारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियों को देखना या टूटे हुए बर्तन और पुरानी फिलॉसफी पढ़ना, क्या ये आज के टाइम में थोड़ा आउटडेटेड डेटा प्रोसेसिंग नहीं लगता? मतलब क्या इससे एक्चुअली हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसका जवाब हमें एरिस्टोटल यानी अरिस्तु की फिलॉसफी में मिलता है। अच्छा, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल का मानना था कि इंसान फंडामेंटली एक रैशनल यानी तार्किक प्राणी है। तो जब हम इन पुरानी कलाकृतियों का या उन कल्चरल अचीवमेंट्स का स्टडी करते हैं ना, तो हम सिर्फ पुरानी बातों को रट नहीं रहे होते, हम एसेंशियली अपने एंसेस्टर्स की, उनके थॉट प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं। वेट, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसको थोड़ा और खोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? देखिए, जब हम किसी एंशिएंट टूर या किसी आर्टिफैक्ट को एनालाइज करते हैं तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है?
वो उस कारीगर की जगह खड़े होकर उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है राइट, कि उसने ये आकार क्यों दिया होगा, एग्जैक्टली। और ये देखता है कि उस वक्त की लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया होगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये डायरेक्ट हमारी अपनी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग मसल्स की कसरत करवाता है। ओह वाओ, ये पर्सपेक्टिव सच में बहुत नया है। हाँ, और यही चीज हमें हमारे आज के इको चेम्बर से बाहर निकालती है। इसे ही उस सोर्स में बिकमिंग मोर ह्यूमन या अधिक मानव बनने की प्रोसेस कहा गया है। अधिक मानव बनना। हाँ, ये दिमाग के ओएस में एक हजारों साल पुराना लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रन करने जैसा है, जिससे आखिरकार हमारी आज की प्रोसेसिंग पावर ही अपग्रेड होती है। ये बहुत ही सटीक एक्सप्लेनेशन था। मतलब हम हिस्ट्री को पढ़ नहीं रहे, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस ट्रेनिंग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए सोर्स में एक डुअल मेथोडोलॉजिकल अप्रोच यानी दोहरी पद्धति की बात की गई है, कॉन्टेक्सचुअलिज्म और फॉर्मेलिज्म। हाँ, इन दोनों के बिना आप इस डेटा को समझ ही नहीं सकते। राइट। अगर इन दोनों के बिना हम चीजों को देखें तो डेटा इनकम्प्लीट है। एकदम सही। किसी भी कल्चर को सच में समझने के लिए इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ कॉन्टेक्सचुअलिज्म की बात करें तो ये पूरी तरह से एक्सटर्नल या बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जैसे ये सवाल उठाता है कि जब वो ऑब्जेक्ट बना तो उस वक्त का इतिहास क्या था, वहाँ का पॉलिटिकल माहौल कैसा था, लोग किस धर्म को मानते थे, यानी एक बैकग्राउंड सेट करता है। और दूसरी तरफ है फॉर्मलिज्म, जो पूरी तरह से इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करता है, यानी उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर। हाँ, फॉर्म पर, कि वो चीज किस मटेरियल से बनी है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें क्या टेक्निक यूज हुई है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कोई एक बहुत ही क्लासिक पुरानी मूवी देख रहा है। ओके। यहाँ फॉर्मलिज्म का मतलब होगा कि मूवी में कैमरा एंगल्स कैसे थे, उन्होंने लाइटिंग का कॉन्ट्रास्ट कैसा रखा था, या एडिटिंग कितनी शार्प थी। ये सब फिल्म का स्ट्रक्चर या फॉर्म है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे और थीम्स को इग्नोर कर देंगे तो फिल्म का मीनिंग समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, वही कंटेक्सचुअलिज्म एंटर करता है। हाँ, कंटेक्सचुअलिज्म हमें देखने पे मजबूर करता है कि यार, जब ये मूवी बनी थी तब क्या बाहर कोई वर्ल्ड वॉर चल रही थी या कोई बड़ी आर्थिक मंदी आई थी जिसके डार्क साइड को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने ऐसी डार्क लाइटिंग यूज की। एग्जैक्टली। तो जब आप कैमरा एंगल यानी फॉर्मलिज्म और उस वक्त का पॉलिटिकल टेंशन यानी कंटेक्सचुअलिज्म दोनों को मिलाते हैं, तब उस फिल्म का असली डेप्थ समझ में आता है। और अगर इसको हम कनेक्ट करें खताना के मॉडल से जो हमने सेगमेंट 1 में डिस्कस किया था, हाँ, लेवल 3 मास्टरी से। हाँ, जब हम कॉन्टेक्स्ट और फॉर्म दोनों को आपस में जोड़ते हैं ना, तो एक्चुअली में हम लेवल 3 मास्टरी ही अचीव कर रहे होते वो हैं। कैसे? देखिए, सिर्फ ये जानना कि एक पुराना प्याला मिट्टी का बना है, ये फॉर्मलिज्म है, और सिर्फ ये जानना कि वो किसी स्पेसिफिक साम्राज्य का है, ये कंटेक्सचुअलिज्म है। ये दोनों अलग अलग सिर्फ आइसोलेटेड डेटा पॉइंट्स हैं। राइट। लेकिन जब दिमाग ये डिडक्शन निकालता है कि उस साम्राज्य के जो स्पेसिफिक ट्रेड रूट्स थे, उनकी वजह से ही ऐसी खास मिट्टी उस कारीगर तक पहुंची और फिर उसने उस टेक्निक का यूज करके वो डिजाइन बनाया, तब जाकर एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज फ्रेमवर्क बनता है। बिल्कुल, यही तो सिंथेसिस है। कमाल का कनेक्शन है। अब इस एनालिटिकल लेंस को हिस्ट्री के उन हिस्सों पर लगाते हैं जिन्हें हम नॉर्मली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल पीरियड्स या कालखंड। द आर्किटेक्टोनिक्स ऑफ कल्चर में इन पीरियड्स को डिफाइन करने का जो तरीका है वो काफी अलग है। नॉर्मली हम इतिहास को कैसे देखते हैं, कैलेंडर के पन्नों की तरह ना, कि हाँ 15th सेंचुरी खत्म तो अब एक नया युग शुरू। हाँ, कैलेंडर डेट से। लेकिन ये फ्रेमवर्क इस बात को चैलेंज करता है। ये दावा करता है कि इतिहास वक्त से नहीं बल्कि इंसानी अचीवमेंट से नापा जाता है। अच्छा। ऐतिहासिक काल एक्चुअली टाइम के वो इंटरवल्स हैं जो किसी साझा कल्चर, आम विचारधारा या किसी कॉमन टेक्नोलॉजी से बंधे होते हैं। कोई नया साल या डेट ये तय नहीं करती कि एक एरा खत्म और दूसरा शुरू। जैसे सोर्स में एक एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री से एंशिएंट वर्ल्ड में आने का जी। तो वो कोई नए साल की पार्टी के साथ चेंज नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं, वो शिफ्ट तब आया जब राइटिंग यानी लेखन का आविष्कार हुआ। हाँ, एडवेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी थी जिसने रातों रात इंसान के कम्युनिकेट करने और अपने नॉलेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करने का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। तो उस एक टेक्नोलॉजी ने
लाइन ड्रॉ कर दी दोनों एराज के बीच। राइट, वही टेक्नोलॉजी एक लक्ष्मण रेखा बन गई। तो इसका मतलब इतिहास का स्केल टाइम नहीं है, वो ऐसी आइडियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल क्रांतियां हैं जो इंसान की सोच को बदल देती हैं। अगर ये कालखंड इतने फ्लूइड हैं और ह्यूमन अचीवमेंट्स पे बेस्ड हैं, तो इसका मतलब वहां से मिलने वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सिर्फ म्यूजियम में रखने वाले शोपीस नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वो काफी डीप होते हैं। हाँ, सोस कहता है कि सिग्निफिकेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे इतिहास, साहित्य और रिलीजन तीनों की तरह काम कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जैसे हड़प्पा की कोई सील है या मोहर है, वो सिर्फ एक ठप्पा या पत्थर नहीं है, बल्कि उस टाइम का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा नोड है? ये एकदम परफेक्ट डिडक्शन है आपका। वो सील ना एक कंप्रेस्ड जिप फाइल की तरह है। जिप फाइल? हाँ, सोचिए, अगर हम उस सील पर फॉर्मलिज्म अप्लाई करें तो पत्थर की जो कार्विंग है उसकी एक्यूरेसी हमें उस सभ्यता की ज्योमेट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। राइट। और अगर हम कॉन्टेक्सचुअलिज्म अप्लाई करें तो उस पर जो जानवरों या पेड़ों के सिंबल्स हैं उनसे हमें उनके रिलीजन और लिटरेचर के हिंट्स मिलते हैं। ओह वाओ। और वो सील फिजिकली किस लोकेशन पे मिली, इससे उनके ट्रेड नेटवर्क्स यानी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का पता चलता है। तो देखा जाए तो एक छोटे से पत्थर में साइंस, इकोनॉमी, रिलीजन और आर्ट सब कुछ इनकोडेड है। तो ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स उस सोसाइटी के माइंड मैप की तरह हो गए, बिल्कुल खताना के लेवल 1 की तरह, जहां सब कुछ कनेक्टेड दिखता है। एग्जैक्टली वो एक ही जगह पे उस पूरे एरा का फाउंडेशनल डेटा दे देते हैं। अगर आपके पास सही लेंस नहीं है तो वो सील एक पत्थर है, लेकिन जब आप उसे कॉन्टेक्सचुअलिज्म और फॉर्मलिज्म के ड्यूअल चश्मे से देखते हैं और टेस्ट एंड स्ट्रेंथन करते हैं तो वो पत्थर पूरे सिविलाइजेशन की कहानी बोलने लगता है। और यही इस आर्किटेक्टोनिक्स ऑफ कल्चर का फाइनल गोल भी है। ये सिर्फ पास्ट को पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया एनालिटिकल लेंस देता है। कि किसी भी चीज को आइसोलेशन में मत देखो। हाँ, हर चीज एक बड़े नेटवर्क का पार्ट है। तो अगर हम इस सारी डीप डिस्कशन को रैप अप करें और इसका निचोड़ निकालें, ओके, तो क्लियर होता है कि नॉलेज होना और उस नॉलेज को प्रोसेस करके समझना, ये दो टोटली अलग गेम्स हैं। आने खान का पेड लर्निंग लूप, लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस, हमें वो फ्रेमवर्क देता है जिससे हम रॉ इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डीप एम्बेड कर सकते हैं। हाँ, और पैसिव लर्नर से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। बिल्कुल। और जब इस एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल को हम ह्यूमैनिटीज जैसे एब्स्ट्रैक्ट फील्ड्स पे अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं रट रहे होते। हम कॉन्टेक्स्ट और फॉर्म के जरिए ह्यूमन प्रोग्रेस को समझते हैं, जिससे आखिरकार हमारी अपनी रैशनैलिटी और लॉजिक डेवलप होता है। राइट। और इसी वजह से ना ये डिस्कशन आज के इंफॉर्मेशन हेवी दौर में सुपर रेलेवेंट है, क्योंकि इतने डेटा में बिना सही कॉन्टेक्स्ट और सही लर्निंग लूप के सब कुछ सिर्फ नॉइज है, सिर्फ शोर। और यही प्रिंसिपल्स हमें उस शोर में से पैटर्न्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। और ये पैटर्न सिर्फ पास्ट के लिए नहीं है, ये आज और कल दोनों को समझने में काम आते हैं। बिल्कुल। और यहीं से मेरे दिमाग में एक आखिरी बड़ा ही प्रोवोकेटिव सा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या? अभी तक हमने पुरानी दुनिया और उनके सील्स और मूर्तियों की बात की, राइट? लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि आज से लगभग 3-4 हजार साल बाद, जब आज की हमारी ये डिजिटल दुनिया हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और सर्वर्स पे पड़ा हुआ इतना सारा डेटा, अगर ये सब फ्यूचर के हिस्टोरियंस के लिए कल्चरल आर्टिफैक्ट बन जाए तो क्या होगा? ओह वाओ, ये तो बहुत बड़ा विजन हो गया। हाँ, तो जब फ्यूचर के वो लोग इन डिजिटल प्रोफाइल्स को प्रोसेस करने के लिए कंटेक्सचुअलिज्म और फॉर्मलिज्म्स का टूल लगाएंगे, तो वो लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये सोचना ही अपने आप में बहुत डीप है। अगर वो फॉर्मलिज्म के नजरिए से देखेंगे तो शायद हमारे एल्गोरिदम्स और कोडिंग लैंग्वेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी टेक कितनी एडवांस थी। लेकिन कंटेक्सचुअलिज्म के एंगल से जब वो उन सोशल मीडिया फिल्टर्स को, उन हाईली एडिटेड फोटोज को और ऑनलाइन शोर को देखेंगे, तो क्या वो लोग हमारी असली ह्यूमैनिटी को डिकोड कर पाएंगे? या फिर इस स्ट्रक्चर डेटा के इल्यूजन में ये मान लेंगे कि ये कल्चर रियलिटी से ज्यादा अपनी ही बनाई हुई फेक इमेजेस में जीती थी? बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ये। इन्फॉर्मेशन का ये जो लूप हम आज क्रिएट कर रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारी क्या इमेज बनाएगा,
ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर थोड़ा एनालाइज जरूर करना चाहिए। डेफिनेटली। चलिए, इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।